गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारा साथ देंगे प्रकाश काबा और अमित सेठ जो पिछले शो से हमारे साथ हैं। और नए आइडियाज़ के लिए आज ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर और निर्मल बांग से विकास सालुंके रहेंगे हमारे साथ। बिग मार्केट वॉइसेस के तौर पर आज सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जुड़ेंगे। इसके अलावा क्वार्टरली नंबर्स पर बातचीत के लिए डीएलएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार त्यागी से एक खास बातचीत करेंगे कुछ ही देर में। ये सब पावर पैक्ड लाइनअप आपके लिए। लेकिन एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी एट डेज लो 19,381 पर इस समय। देखिए वो जो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं वो रखने हैं दो तीन लेवल्स। 19,317 जो कल का लो था और 19,257 जो मंडे का लो था। तो अभी उस जोन से ऊपर आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया है कर्टसी एसबीआई एंड एक्सिस बैंक। लेकिन आज मार्केट की परेशानी के कारण है तीन मेन कारण। आईटीसी डे लो पर, रिलायंस डे लो पर और उसके अलावा आईटी स्टॉक्स। निफ्टी आईटी आज जिसने कल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की थी मार्केट के लिए, आज एक्चुअली वो डे लो पर आ गई। तो ये इस समय इंडेक्स की हालचाल आपके लिए। और जहाँ तक एफएनओ की बात है, क्लियरली आज थोड़ी सी बाइंग है पीएसयू स्टॉक्स में। बीएचईएल, पीएनबी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर बाइंग है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग है। एनबीएफसीज में थोड़ी सी बाइंग है और बाकी छोट-पुट बाइंग कुछ स्टॉक्स में। लेकिन सेलिंग प्रेशर आज विजिबल है क्लियरली कल के आउट परफॉर्मर्स में, जैसे कि एलटीआई, माइंडट्री, कोफोर्ज, इंडिया सीमेंट, इस तरीके के स्टॉक्स में। वीरो अनुज, अब तक वीकनेस में लीडिंग इंडिकेटर रहा था निफ्टी बैंक। आज ये जो निफ्टी की हल्की सी वीकनेस आई है, आईटीसी, रिलायंस इस पर प्रेशर डालते हुए आज निफ्टी आईटी उलट गया, जिसका आपने कयास भी लगाया था। तो कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे अगर हम 390 को सरेंडर कर दें तो? बिल्कुल बिरू, 19,317 आई थिंक वो लो जो था कल का। मैं अभी भी एक चीज़ कहूँगा कि ये थोड़ा सा एक्सपायरी प्ले भी हो सकता है वीरू। हो सकता है कि आज फिर से एक रिकवरी आ जाए मार्केट में। लेकिन एक चीज़ है, आज जो मार्केट ने किया थोड़ा उल्टा किया। नॉर्मली पिछले 2 दिन से एक बड़ा गैप डाउन हो रहा था, हम लो नहीं तोड़ रहे थे और फिर रिकवरी कर रहे थे। आज मार्केट ने बड़ा गैप डाउन नहीं दिया, उसके बाद गिरा है। तो थोड़ा सा इस पर नज़र रखेंगे। मैं फिर कहूँगा कि ये वाला जो जोन है, अब ये सेल वाला जोन नहीं है। यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी आई तो ये बाय का जोन है 19,300 के स्टॉप के साथ। लेकिन स्टेबिलिटी आने दें, उसके बाद ही वो ट्रेड लें फिर आप। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब आप हमारे कार्यक्रम के आज के मेहमानों को जोड़ते हैं इस कार्यक्रम में। सच्चिदानंद उत्तेकर जी से पहले एक व्यू लेते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। संक्षेप में आपका इंडस्ट्रीज पे व्यू और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। क्लियरली जिस तरीके से दोनों इंडाइसेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो आईटी के वजह से दबाव नजर आ रहा है निफ्टी पे, आई थिंक थोड़ा सा मुझे लग रहा है और यहाँ से जो करेक्शन है थोड़ा सा गहराता हुआ नजर आएगा। बट आई थिंक 19,300 का जो सपोर्ट जोन है वो ब्रेच नहीं होना चाहिए एंड वहां से ही मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक रिकवरी बन सकती है। तो फिलहाल तो जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी पे जरूर ध्यान देना है, बिकॉज एक्सपायरी के लिहाज से तो कहीं जाकर 44,000 के ऊपर का ही कंफर्ट नजर आ रहा है। सो 44,000, 44,200 के आसपास के स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन होगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी में थोड़ा सा एक शॉर्ट बायस लिया जा सकता है इमीडिएट बेसिस पे। बट 19,300 के जैसे ही नजदीक पहुंच जाता है निफ्टी, मुझे लग रहा है वहां पर एक खरीदारी करने का जरूर मौका बनेगा। अगर हम स्टॉक्स के बारे में बात करें तो क्लियरली जिस तरीके से मोमेंटम बना है पिछले कुछ दिनों में मेटल स्टॉक्स में, वहां पर मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी सी बिकवाली पेंडिंग है। एंड जिंदाल स्टील में जिस तरीके से 650 के नीचे की एक ओपनिंग एस्टैब्लिश की है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा दबाव गहराता हुआ नजर आना चाहिए। तो 635 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशन बनाने की सलाह होगी जिंदाल स्टील के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप 650 पे लगाए। एंड जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार में है वो है लॉन्ग कॉल इन एसआरएफ। वहां पर काफी अच्छा एक क्लस्टर ब्रेकआउट होने की उम्मीद है। 2300 का जो हर्डल था वो काफी कंफर्टेबली इसने कल के सत्र में पार कर दिया था। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 2400, 2405 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं पोजिशन। तो एसआरएफ में खरीदारी करने की सलाह होगी 2280 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, जिंदल स्टील एंड पावर। ये एक ना एक और पिक्चर भी आई थी जिसमें वो हीरो, जिसमें विलेन को वो सिंघाल बोलते थे ना, सिंघाल। तो हाँ, सिंघाल। तो वो एक्चुअली हाँ, मोरा। हाँ, तो एक्चुअली सिंघल होता है और ऐसे ही ये जिंदल होता है। ये
असल में मैं बताता हूँ, ये जो हमारी अग्रवाल कम्युनिटी है ना, उसमें ये सारे के सारे नाम जो AL से एंड होते हैं, उसमें सिर्फ एक केजरीवाल को छोड़ दें तो बाकी सब वो सिर्फ एक आल से प्रोनाउंस होता है, बाकी सब अल से प्रोनाउंस होते हैं। सिंघल, बंसल, जिंदल, तायल, सब के सब ये अग्रवाल कम्युनिटी में आते हैं, तो वो सब उस तरीके से प्रोनाउंस होते हैं। खैर, मतलब कोई ऑफेंस लेने की बात नहीं है इसमें, मैं सिर्फ अपने जो गेस्ट हैं उनको एक सोचा कि बता दूं कि ये एक्चुअली जो ये वाली कंपनी जो है उसका नाम जिंदल है, जिंदाल नहीं है। लेकिन खैर, ट्रेड से मतलब है। सचिन ने शानदार ट्रेड दे दिया आपको। विकास सालुंगे को भी जोड़ लेते हैं। विकास जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में अभी फिलहाल तो एक सपोर्ट पे है, लेकिन 19370 अगर जैसे ही ब्रेक होगा वापस 19300 नीचे में नेक्स्ट सपोर्ट देखने मिलेगा। बट ओवरऑल आज का जो सेटअप है थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस स्टॉक वाइज देखने मिल रही है। नवीन फ्लोरो मुझे वीक लग रहा है करंट लेवल पे। यहाँ से हमने देखा है कि आज जैसे ओपन हुआ वहां से कंटिन्यू इसमें प्रेशर आते हुए देखने मिल रहा है। तो नवीन फ्लोरो यहाँ से सेल करना है नीचे की तरफ। मुझे लगता है 4300 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिल सकते हैं। हमने देखा लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में ये एक रेंज से वापस पुल बैक रैली देखने मिल रहा था, बट आज जिस हिसाब से इसमें प्रेशर स्टार्ट हुआ है तो मुझे लगता है कंटिन्यू होते देखने मिलेगा। ऊपर में 4530 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। वहां से नीचे में 4300 के आसपास के टारगेट नवीन फ्लोरो में आते हुए देखने मिलेगा। दूसरा मेरा रहेगा बाय कॉल। गोदरेज प्रॉपर्टी अभी भी मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, यहाँ से एक अच्छा आपने ले सकता है। हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में इसी रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है और यहाँ से एक अपमूव करने के ट्राई कर रहा है, क्योंकि इसमें जो रिट्रेसमेंट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है ऊपर के लेवल से। तो मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट बना चुका है। तो यहाँ पे 1500 के स्टॉप लॉस से गोदरेज प्रॉपर्टी को बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आया है 1690 के आसपास के, तो अभी भी वो टारगेट मुझे लगता है इंटैक्ट रहेगा। तो 1690 के टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी को बाय करना है 1500 के स्टॉप लॉस। इस बीच याद रखिएगा निफ्टी बैंक एट डे हाई और क्लोज, बहुत क्लोज 44,000 के, बहुत क्लोज। अमित जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? शॉर्ट साइड पे रहेगा और एक लॉन्ग साइड में। शॉर्ट साइड में मैं भारतीय एयरटेल को शॉर्ट करना चाहूंगा। स्टॉक ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया है। ऊपर में इसमें स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स नजर आ रहे हैं और ओआई ऑन द शॉर्ट साइड ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है। 853 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 861 का और टारगेट्स लगभग रहेंगे 835 के फ्यूचर्स में। लॉन्ग साइड में मेरा ट्रेड रहेगा कैनरा बैंक, पीएसयू बैंक में आज काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। कैनरा बैंक एक अपना ट्रेडिशनल जो पिछले काफी दिनों से 325-330 का सपोर्ट है वहीं से राइज कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 10 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 332 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 338 के और स्टॉप लॉस 329 का। चलिए, ये हो गई बात इस समय कैनरा बैंक की। अब एक काम करते हैं, गाबा सर की भी ट्रेड्स ले लेते हैं। गाबा सर, आपकी फ्रेश ट्रेड्स? मेरे एक स्टॉक जो पहला चुना, मुझे लगता है बैंकिंग क्षेत्र पे आज ध्यान देना चाहिए। एक्सिस बैंक नजर आता है, यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। 939 पर ट्रेड कर रहा है, 935 का स्टॉप होना चाहिए एक्सिस बैंक पर। वेरी गुड चांस 950, यस, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, पीएसयू बैंक में आज कुछ हरकत नजर आती है, उसमें मैंने अब चुना है कनारा बैंक। इस कनारा बैंक में 332.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तेजी है, मोमेंटम आज पकड़ा हुआ है। 330 का स्टॉप लगाना चाहिए, पॉसिबल है कि 340 भी देख सके। तो यस, कनारा बैंक पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा गाबा सर, सचिन के पास एक और ट्रेड थी, लेकिन जो सचिन का रिएक्शन है वो देखकर लग रहा है कि आपने चुरा ली वो ट्रेड ऑलरेडी। सचिन, क्या एक्सेस ही थी क्या? जी अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सिस बैंक का डेटा काफी स्टेबल है एंड जिस तरीके से इसने एक फ्लोर मेंटेन की है 936 लेवल के आसपास की एंड अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये निकालने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है ये एक काफी बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। एंड बैंकिंग में मुझे लग रहा है 44,200 तक के आसपास के स्विंग्स तो कंफर्टेबली नजर आ रहे हैं, तो वहां पर मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक का कंट्रीब्यूशन शानदार होगा। तो मैं काफी सहमत हूँ सर के व्यू से एंड कॉल से। मुझे भी लग रहा है कि लगभग अराउंड 955 960 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं एक्सिस बैंक में। 1 से 2 दिनों का आई थिंक थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एंड जिस तरीके से फिलहाल एक फ्लोर एस्टैब्लिश्ड है 935 पे, तो वहीं पे मुझे लग रहा है क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एक अनार दो बीमार इस समय एक्सिस बैंक पर, तो ये उस समय एक्सिस पर ट्रेड। चलिए, आप एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर? क्या आपको लग रहा है कि अब एक वन वे रैली के बाद थोड़ा टाइम आ गया प्रॉफिट बुकिंग का, या इस करेक्शन में, करेक्शन प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा नहीं रही है, टाइम वाइज रही है, इसमें एंट्री लें वापस?
तो देखिए अनुज, अगर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा इवेंट था हाल के दिनों में, हाँ, वो मैं समझता हूँ कि बैक टू बैक एफओएमसी की मीटिंग और उसके बाद एमपीसी की मीटिंग रही, और दोनों मीटिंग के आउटकम मोरलेस एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई इन्फ्लेशन के साथ थी वो पूरी नहीं हुई है अभी तक। यानी कि जो बढ़े हुए ब्याज दर के रेट्स थे, मतलब ब्याज दर जो का माहौल था, वो माहौल अभी कुछ दिन और तक बना रहेगा। तो मेरे ख्याल से एक ये मेजर ओवरहैंग जो है वो बाजार पर बना रहेगा। तो एक प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लेशन है जो बाजार की आगे की दिशा को निर्धारित करेगी। दूसरा इवेंट जो कि मैं इक्वली महत्वपूर्ण समझता हूँ वो ये था कि जो पहली क्वार्टरली के रिजल्ट आए, हाँ, वो अब पूरे हो गए। अब हमारे सामने पूरा क्वार्टर का लेखा जोखा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई इस क्वार्टर के साथ, वो भी हमारे सामने अब बिल्कुल है। तो अगर आप एग्रीगेट नंबर पे देखेंगे तो पहली क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि करीब करीब 40-45 हजार करोड़ का प्रॉफिट का जो डेल्टा पिछले साल पहला क्वार्टर के बदले में इस साल पहले क्वार्टर का है, वो सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनी से आया है। पिछले साल पहली क्वार्टर में अधिकांश ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने लॉसेस रजिस्टर किए थे, और एक ही कंपनी ने कोई हल्का सा प्रॉफिट दिया था। उसके कंपैरिजन में इस साल उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, और इसके कारण करीब 40-45 हजार करोड़ का डिफरेंस आया है एग्रीगेट नेट प्रॉफिट पे। लेकिन अगर आप इसको सेक्टर वाइज देखेंगे तो रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि जो ये पिछले 2-3 हफ्तों में बाजार की चलन है, वो इन सब फैक्टर्स को अपने लेवल्स में डिस्काउंट कर रही है। इन्फ्लेशन की आउटलुक, क्वार्टरली रिजल्ट्स के आउटलुक, और मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो मुझे लगता है कि इसके पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो मॉनसून जितनी तेजी से बढ़ा था, अब अगस्त में उसमें ठहराव आ गया है। तो इसके कारण डोमेस्टिक कंजम्पशन कैसा रहेगा, रूरल कंजम्पशन खास करके कैसा रहेगा, इसका भी आकलन करना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि सरप्राइज नहीं हूं, अचंभित नहीं हूं कि बाजार एक रेंज बाउंड हो गया है। इस रेंज से बाहर निकलने के लिए बाजार को एक इवेंट की जरूरत है, जो अभी साफ दिख नहीं रहा। तो जब तक वो इवेंट नहीं आता है अनुज, मेरे ख्याल से बाजार रेंज बाउंड ही रहेगा। संजय जी, बैंकों में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर रहा है। एक रिस्क हो रहा है कि क्या पीक अर्निंग्स निकल चुकी हैं, आपका क्या व्यू होगा? अनुज, हमारे ख्याल से बैंकों में जो सेलिंग आई वो एमपीसी पॉलिसी के बाद आई, क्योंकि जैसा कि एक प्रावधान उसमें डाला गया, जिसके कारण लिखा कि बैंक्स में और खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल रूप पे देखें तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कुछ और समय तक एलिवेटेड रहेंगे तो बैंक्स की नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट होने की संभावना कम है। इन द सेंस की इंक्रीमेंटल जो लेंडिंग कर रहे हैं वो अभी भी वो ज्यादा रेट पे करेंगे, और नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय द क्रेडिट ग्रोथ है, वो तो बहुत स्ट्रांग है। तो जब तक क्रेडिट ग्रोथ में कोई ठहराव नहीं आता, मुझे नहीं लगता है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर अभी भी कोई असर पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि जैसा इस तिमाही में रिजल्ट बैंकिंग सेक्टर ने सरप्राइज किया है, अगले क्वार्टर में भी बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। अच्छा संजय जी, कुछ स्पेस जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, जैसे डिफेंस, जैसे रेलवे स्टॉक्स, IVRCL को देखिए, RVNL माफ कीजिएगा, IRFC बहुत स्ट्रांग मूव। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप देखिए तो अब न्यूज़ फ्लो की सरकार OFS के जरिए अपना यहाँ पे स्टेक ऑफलोड करेगी। क्या रेलवे स्टॉक्स में थोड़े से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, या फिर थोड़े से ज़्यादा सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए रेलवे स्टॉक्स में? ये टैक्टिकल डिसीजन हो सकता है वीरेंद्र जी, क्योंकि देखिए, जिस तरह से रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स में तेजी आई है, जिस तरह की अभी अनाउंसमेंट आ रही है, और आज खास करके रेलवेज में PLI का अनाउंसमेंट, रेलवे में भी PLI लाने की संभावना मीडिया में डिस्कस की जा रही है, और जिस तरह से रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से इस सेक्टर में इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी दोनों कुछ समय और तक बना रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आगाह कर दूं कि ये दोनों सेक्टर जो हैं, इनके ऊपर एक पॉलिटिकल रिस्क भी है, क्योंकि अब हम कुछ महीनों में 2024 की इलेक्शंस की तैयारी करेंगे, और जिस तरह की अटकलें बनेंगी उस पर भी काफी हद तक इन दोनों सेक्टर्स के स्टॉक का आउटलुक बना रहेगा। क्योंकि लोग हो सकता है ये मानकर चलें कि
कि अगर सरकार पूरी बहुमत नहीं लेके आएगी या उसके जीतने की संभावना पर अगर मान लीजिए कि कुछ डाउट्स पैदा होंगे, जो कि नेचुरल है कि इलेक्शन के पहले होंगे, तो उस समय इन स्टॉक्स पर हमको लगता है कि थोड़ा दबाव बनेगा कि लोगों को ये लगेगा कि जो कंटिन्यूटी है पॉलिसी की ऑर्डर्स अवॉर्ड करने के लिए, उसमें कुछ डिसरप्शन हो सकता है अगर सरकार बदले। तो इसीलिए टैक्टिकल रूप में आप कुछ समय तक इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सकते हैं, लेकिन एक नजर आपकी पॉलिटिक्स पर भी रहनी चाहिए, क्योंकि उसका असर मेरे ख्याल से इनके प्राइस परफॉर्मेंस, स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। अच्छा, संजय जी, आईटी पे आए तो आपका झुकाव है क्या आईटी पे? बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं, सिर्फ अगर आप प्राइस को देखें तो प्राइस ने, स्टॉक्स ने इस पूरे मूव में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के पार्टिसिपेट नहीं किया। सीधे सीधे कंपेयरिंग द रिस्क रिवॉर्ड रेशो और जो इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस को कट किया उसके बाद के डिप ने, क्या आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो को इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स, अदर सेक्टर्स ज़्यादा बेहतरीन कर दिया है? आप इस तर्क से सहमत हैं? वीरेंद्र जी, मैं समझता हूं कि आज आईटी अभी ऐसा सेक्टर नहीं बना जिसमें कि आप बहुत जोर से खरीदारी कर सकते हैं या कूद के इसमें प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि ये सेक्टर ऐसा नहीं है जो आपको अपने पोर्टफोलियो से बिल्कुल खाली कर देना चाहिए। मेरा अपना विचार है कि Q1 में जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ आईटी सेक्टर से, वो इस बात से नहीं हुआ कि उनके रिजल्ट खराब थे। हमारे ख्याल से इस बात से ज्यादा हुआ कि एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा थी। अगर आप रिलेटिव तौर पर सारे सेक्टर्स को रैंक करेंगे और उनकी प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ को कंपेयर करेंगे आईटी सेक्टर से, तो आईटी सेक्टर बॉटम ऑफ द पाइल नहीं है, इट इज समवेयर इन द मिडिल, प्रॉब्ली समवेयर ऑन दी आधे से ऊपर के उसमें है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि एक्सपेक्टेशन चूंकि हमारे बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट हुआ। इनके बाद जो स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ है, उसने इनके वैल्यूएशन को अट्रैक्टिव बना दिया है। लेकिन हम तो जानते हैं, जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अभी चूंकि बाजार का ज्यादा झुकाव सिक्लिकल स्टॉक्स की तरफ हो गया है और आईटी के प्रति ध्यान कम है, तो कुछ पैसा इधर से रोटेट करके बाकी सेक्टर्स में जा रहा है। तो कुछ समय तक हो सकता है कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पर दबाव रहे, लेकिन हम पिछले 2-3 दिनों में भी देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े ऑर्डर्स हमारे आईटी सेक्टर की कंपनीज बैक कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सेक्टर ऐसा है जिसको कि आप पोर्टफोलियो से राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उसको इस वैल्यूएशन पर बटोरना शुरू कर सकते हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारी बात रखने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से लौटकर बात करेंगे डीएलएफ की मैनेजमेंट से।